नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक और सेशन में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सेशन है उसमें हम फिर से अपनी 6 स्टोरीज को कवर अप करेंगे। सबसे पहली स्टोरी हमारी होगी टेली लॉ प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम? दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में क्या है और क्यों जो इंडिया के फिल्म मेकर्स हैं इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इस पे बात करेंगे। फोर्थ, एक नया थ्रेट फिर से आ रहा है, दैट इज लैम्डा वेरिएंट। तो 4 वेरिएंट के बाद एक और वेरिएंट है, दैट इज लैम्डा वेरिएंट, इस पे भी बात करेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ई कॉमर्स फर्म्स के पीछे किस तरीके से सरकारें अपनी दाव पेंच खेल रही है उसके बारे में भी जानेंगे। एंड देन फाइनली किंग कोबरा के बारे में बातचीत करेंगे। और एमसीक्यूज तो हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी के साथ, जो है हमारी टेली लॉ प्रोग्राम। देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या होगा, जैसे अब सारा कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो रहा है। आपको ग्रोसरीज चाहिए तो घर पे आ जाता है, आपको सब्जियां चाहिए तो घर पे आ जाता है, आपको खाने का सामान चाहिए तो घर पे आ जाती है, किताबें चाहिए, आपको डॉक्टर की एडवाइस चाहिए तो वो भी अब घर पे अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है, अब इसमें एक चीज रह गई है, लीगल एडवाइसेस, राइट। तो it is a kind of program that serves as access points of delivery of various electronic services to villages in India, thereby contributing to a digitally and financially inclusive society। तो इस पूरे फ्रेज को आप पकड़ लीजिए, डिजिटली एंड फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी की बात बनाने की, यानी इस तरीके का समाज बनाने की बात की जा रही है। ये जो प्रोग्राम है, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कोलैबोरेशन विद मेटी के साथ 2017 में, टू एड्रेस केसेस एट अ प्री लिटिगेशन स्टेज। मतलब कि आप कोर्ट में आए और अपना केस वगैरह दाखिल करें उससे पहले ही मतलब इसको एड्रेस कर दिया जाए, ताकि कोर्ट्स पे भी बर्डन कम पड़े। और भी बहुत सारी मतलब बातें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो कानून व्यवस्था है, हमारा जो लॉ सिस्टम है, उसमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स हैं। तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना की कमियां हैं, साथ ही साथ फिर नंबर ऑफ जो जजेस हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं वो भी हैं, और जिस तरीके से जो प्रीवियस केसेस पाइल्ड अप पड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए और बर्डन ना बढ़ाने के लिए तो प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही हम अगर कोई भी नई समस्या जो है अगर उसका समाधान पहले से ही कर दें तो, और उसको डिजिटली तरीके से करें तो फिर तो बहुत बढ़िया है। अंडर दिस प्रोजेक्ट प्रोग्राम, स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, इंस्टेंट कॉलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एट द वास्ट नेटवर्क ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम है दोस्तों, टेली लॉ प्रोग्राम, ये कॉमन सर्विस सेंटर्स प्रोग्राम के थ्रू रन किया जाएगा, राइट। जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, फटाफट आपको कॉल जाएंगी, और पंचायत लेवल से लेके हर तरीके के लेवल पे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा और उनको एडवाइस दी जाएगी। पैनल लॉयर्स बनाए जाएंगे जो पूरी तरीके से गाइड करेंगे। इवन दो द टेली लॉ प्रोग्राम इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इट्स सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ फील्ड फंक्शनरीज कंप्राइजिंग ऑफ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स एंड पैनल लॉयर्स। तो देखिए क्या है कि इस तरीके के प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी शामिल है। तो लॉयर्स तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, वो तो अपनी जो उनकी जानकारी है, जो उनकी महारत है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, उसमें तो वो लोगों को गाइड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें नए प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी, तो लॉयर्स को तो टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती है, लॉयर्स को तो अपना लॉ समझ में आता है जो लोगों को गाइड करेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी फ्रंट पर जो काम करेंगे, तो वहां पे आएंगे आपके एंटरप्रेन्योर्स, आपके इंजीनियर्स। तो आप में से जो कई इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस तरीके का कुछ सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हम बना सकें, क्योंकि ये सारे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स हैं। एक नई नई कंपनीज फिर इसमें खड़ी हो जाएंगी जो आपके टेली लॉ करके जो है आपको मतलब लॉ एडवाइस वगैरह सब कुछ, मतलब इंस्टेंट फोन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीजें बनाने की बात की गई है इस प्रोग्राम के अंदर में। द सर्विस इज फ्री फॉर दोज हु आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड एज मेंशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो एलएसए एक्ट है 1987। क्या है ये एक्ट, इस पे बात करते हैं। इट वाज एनेक्टेड टू गिव फ्री एंड लीगल सर्विसेज टू द पुअर and paved the way for constitution of NALSA and other legal service institutions of state, district and तालुका levels। क्योंकि अगर लीगल सर्विसेज, अगर सही लीगल एडवाइसेस अगर गरीब लोगों को मिलते हैं तो वो काफी ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो गरीब हैं वो अनगिनत पता नहीं कैसे कैसे केसेस में दबे पड़े हुए हैं, और फिर वो मतलब अपना एक तरीके से दम ही तोड़ देते हैं। तो कईयों की तो हियरिंग उनके मौत के बाद ही आती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एलएसए एक्ट 1987 बनाया गया था, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी से फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, राइट। लेकिन
सिर्फ गरीब लोगों को। अब इसमें भी बहुत सारी तरीके के अंदर अपनी माइक्रो लेवल पे काफी मतलब लूप होल्स हैं इसके अंदर में। तो हर एक तरीके का नया समाधान एक नई समस्या को जन्म देता है, तो ये बात तो तय है। फ्री लीगल सर्विसेज अंडर LSA एक्ट आर अवेलेबल टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन, child, victim of human trafficking, differently abled person, industrial workman and person in custody in a protective home and the poor। तो इन तरीके के लोगों को ये जो लीगल सर्विसेज हैं ये मिलेंगी, राइट। तो टेलीलॉ प्रोग्राम आपको समझ में आया किस तरीके से है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है, राइट। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं यूपीएससी में टेलीलॉ प्रोग्राम के ऊपर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, या इनकी एप्लीकेशंस बेस्ड आ सकती हैं, क्योंकि जो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो एनालिटिकल ज़्यादा रहता है, रोट लर्निंग के बजाय, यानी कि फैक्चुअल के बजाय एनालिटिकल ज़्यादा रहता है। कुछ फैक्चुअल भी रहता है लेकिन एनालिटिकल ज़्यादा रहता है, तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। आगे बात करें अपनी दूसरी कहानी पे, तो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, इसका जो मसौदा है, इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने मतलब काफी मतलब भारी जो है डिसकंटेंट उन्होंने शो किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये एक तरीके का सुपर सेंसरशिप क्लॉज है, इस तरीके से आप मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका हनन कर देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन कर देंगे, जो आर्टिस्टिक वैल्यूज होती हैं उनको खराब कर देंगे। देखिए क्या होता है कि जितनी भी आपका जितना भी अगर सोसाइटी, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपकी सोसाइटी जितनी डेवलप होगी आपका आर्ट उतना ही रिग्रेस होता चला जाएगा। सोसाइटी मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी, जितनी भी विकसित होती चली जाएगी, तो जो आर्टिस्टिक वैल्यूज हैं वो उतनी ही ज्यादा गिरती चली जाएंगी। जो आजकल के टाइम पे देख सकते हैं आप, जो आजकल की मूवीज बन रही हैं, जो आजकल के गाने बन रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इसको जान सकते हैं। इशू क्या है कि इस मसौदे में उन्होंने एक प्रोविजन को अलाउ कर दिया है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी सर्टिफाइड फिल्म को दोबारा से रीसर्टिफाई कर सकती है अगर उन्हें उसमें कुछ बुरा दिखा तो। ये मसौदा, ये मतलब ये प्रावधान डाला है कि सरकार के पास पूरा पूरा हक होगा अब कि अगर CBFC ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेशन दे दी है कि हाँ ठीक है भाई आपकी फिल्म ओके है, आप चलाइए, आप दिखाइए लोगों को, और सरकार को वो खराब लग रही है, तो सरकार बोलेगी इसको रीसर्टिफाई करो, राइट, इसको हटाओ, इसको रीसर्टिफाई करो। As per government officials, they had invoked this provision to that movies which imposes a threat on the security and integrity of the nation। अब सरकार से पूछा गया तो सरकार बोली देखो जी ऐसा है कि कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जो कि भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, तो उन फिल्मों पे हम जो है अपनी कार्रवाई करेंगे, उनको रीसर्टिफाई करेंगे, बाकी फिल्मों को नहीं कहेंगे, राइट। अब इन चीजों को डिफाइन कौन करेगा, तो ये इसमें एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है। इसमें जो की कंसर्न इश्यूज है ना इस ड्राफ्ट बिल में, वो ये है कि पहली बात तो आप ये लेके क्यों आए, मतलब इसकी जरूरत क्या थी, राइट। दूसरा, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या सिक्योरिटी है, क्या इंटीग्रिटी, इसका वायलेशन हो कैसे रहा है, इसको आप किस बेसिस पे, किस तर्क पे आप इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कुछ एक आध एक्सट्रीम मूवीज अगर आपकी हो गई समझ में आता है, लेकिन आप सभी मूवीज को भी अगर आप ऐसे करने लगे तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अब इसमें 3 पैरामीटर्स हैं इसके अलावा, यानी ये तो मतलब एक इशू था, सेंट्रल इशू था, इसमें कुछ और बातें भी कही गई। इसमें सरकार ने बोला कि हम जो क्लासिफिकेशन है मूवीज का एज बेसिस पे, यानी कि जो उम्र के हिसाब से, तो उसको हम और कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि US 7+ लेके आएंगे 7 साल से ऊपर वालों के लिए, 13 साल से ऊपर वालों के लिए, 16 साल से ऊपर वालों के लिए। अभी फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल जो है वो U सर्टिफिकेट है, UA सर्टिफिकेट है और A सर्टिफिकेट है। A फॉर बेसिकली अडल्ट, राइट। देयर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू द फिल्म पायरेसी, तो अभी तक फिल्म पायरेसी से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अगर कोई फिल्म पायरेट होती है कहीं पे, अगर रिलीज हुआ है सिनेमा हॉल्स के अंदर, और बहुत सारे मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको अगर भेजा जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, उसको पायरेट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम कुछ वायलेशंस के प्रावधान बनाएंगे, जिसमें सजा होगी, जिसमें जेल भी हो सकती है। इस तरीके की बातें इस मसौदे में लेके आई गई है। तीसरा पॉइंट कि करेंटली सर्टिफिकेट इशूड बाय CBFC इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। तो अभी जो CBFC अगर कोई सर्टिफिकेट किसी फिल्म को देता है तो 10 साल के लिए वो वैलिड रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी फिल्में भी हों, कुछ ऐसी मूवीज भी हों जिनको लाइफ टाइम जो सर्टिफिकेशंस दिया जाए, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है एक्टर्स को। तो ये कुछ मतलब प्रावधान है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 में। गवर्नमेंट का देखिए तर्क अपनी तरफ से बिल्कुल साफ है। गवर्नमेंट कह रही है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है। आर्टिकल 19 भी इस चीज को देता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है, और इसीलिए हम ये सुपर सेंसरशिप का जो क्लॉज है हमने इस मसौदे में ऐड किया है, राइट।
which it receives complaints even if the CBFC, which is the official body empowered to implement the act, find those films do not trigger those restrictions. तो CBFC भी कह रही है कि यार इस तरीके के फिल्म में कोई रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ना ट्रिगर करती हैं जो आप ये चीजें लेके आ रहे हो। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने भी मतलब इसमें जो है अपने असंतोष जाहिर किया है। तो दिस इज सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, इसका ड्राफ्ट है, ये पूरा बिल अभी पारित नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी इसका मसौदा तैयार किया गया। राइट, कैसा लगा आपको ये स्टोरी जरूर बताइएगा। तीसरी कहानी पे चलते हैं, FFV यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तो बहुत ही अलग अलग तरीके की गाड़ियां आज से 20 साल 25 साल बाद हम देखेंगे। 20-25 तो खैर बहुत ज्यादा दूर है, 10 साल में ही देख लेंगे, बहुत अलग अलग तरीके की गाड़ियां आएंगी। तो एक मॉडिफाइड वर्जन आया है व्हीकल का जो दोनों पे चलता है, गैसोलीन पे भी चलता है और ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी चलता है, स्विच कर सकते हैं बेसिकली। करंटली ब्राजील के अंदर बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से चल रहा है, जहां पे लोगों के पास ऑप्शन है कि वो फ्यूल को स्विच कर सकते हैं। Such flexible fuel vehicles provide opportunity for increased use of biofuels for running vehicles. Earlier जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि E12 यानी कि 12% इथेनॉल इन गैसोलीन या E15 फ्यूल्स का भी इस्तेमाल करके हम जो है ऑटोमेटिक फ्यूल्स की गाड़ियों में जो है यूज कर सकते हैं। इन ऐसे जो व्हीकल्स हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जिसमें आप स्विच कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं दोस्तों? इसके फायदे देखिए ये होते हैं कि पहले तो आपको पेट्रोल पे कम डिपेंड रहना होगा, वैसे भी 100 के पार तो हो ही गया, राइट। तो 100 के पार हो गया तो शतक तो हमने देख ही लिया, अब देखते हैं आगे कितना कितना तक चलेगा। तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल डीजल एंड दस रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, तो सरकार का पैसा भी यहाँ से बचेगा। अलाइंड विद आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके साथ ये पूरी तरीके से अलाइन करेगा। हेल्प इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स कैन बी यूज्ड इन मेकिंग इथेनॉल, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नई नई तरीके की जो है इसमें काम के जो है आसार रोजगार जो है इसमें पैदा किए जाएंगे। एनवायरमेंटली फ्रेंडली रहेगा, लेस पॉल्यूशन रहेगा। कंसर्न एरियाज क्या है? रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ऑटो कंपनीज इन प्रोडक्शन लाइन्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी उसको किस किस तरीके से आप करेंगे, नो हाउस का क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी टेक्निकल बातें। इथेनॉल कैन कॉज कोरोजन एंड डैमेज टू द इंजन, इथेनॉल किस तरीके से इंजन पे असर करेगा एक लंबे समय तक के लिए, क्योंकि गाड़ी जो आप लेते हैं वो कोई 6 महीने 8 महीने के लिए तो लेते नहीं है, गाड़ी जो आप लेते हैं वो 10 साल 15 साल 20 साल, इवन कईयों के पास तो 25 साल तक चलती है। तो इतने लंबे समय के लिए इंजन पे इथेनॉल का क्या असर होगा, ये इसमें एक चिंताजनक विषय है। इथेनॉल इज नॉट ऑल्सो एज इकोनॉमिकली एज गैसोलीन एंड इट डज नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, ऐसी बात की जा रही है। ऑक्टेन नंबर वगैरह से आप इसे समझ सकते हैं। डाइवर्जन ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक शुगर केन टू इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह, ये सब जो है इसमें की कंसर्न एरियाज हैं। अब रोड अहेड क्या होना चाहिए कि भारत ने अपनी बायोफ्यूल्स की 2018 की जो नेशनल पॉलिसी है तो लॉन्च कर ही रखी है, जिसमें उन्होंने एक टारगेट लिया हुआ है कि 20% हम इथेनॉल ब्लेंडिंग अंडर ईबीपी प्रोग्राम बाय 2030, तो इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। ये भी ईयर रिड्यूस होकर बताइए कौन से ईयर में आ गया है? 2030 तय किया था, खिसका के से किस ईयर को किया गया? ये आज के लिए आपका पहला सवाल है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंदर में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो प्रोसेस है, टारगेट है जिसका 20%, इसको अचीव करने के लिए सरकार ने जो टारगेट 2030 रखा था उसे कम करके कितना कर दिया है, कौन सा ईयर किया है बेसिकली। द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 प्रोवाइड्स एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2030, तो ये लाइन रिपीट हो गई है तो ये माफ कीजिएगा, मुझे हल्की सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स कैन रन एनी रेशियो ऑन ब्लेंडेड पेट्रोल फ्रॉम E20 टू E12 E100, तो ये इस तरीके के जो व्हीकल्स हैं वो E20 से लेके E100 तक के जो ब्लेंडेड पेट्रोल की जो रेशियो है उसके इंजन्स पे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये था फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, जिसमें पूरी फैसिलिटी होती है कि आप फ्यूल्स को, ऑटोमेटिक फ्यूल्स को स्विच कर सकते हैं। प्रोटोटाइप के लिए आप इससे समझ सकते हैं, बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है, इसको आराम से पढ़िए, थोड़ा टेक्निकल है। इंजन कैलिब्रेशन अपडेट्स के बारे में है, पिस्टन रिंग्स यहाँ पे लगे होते हैं, साइड सिलेंडर हेड्स, वॉल सीट्स एंड वॉल्स, फ्यूल सेंसर इसमें लगेंगे, फ्यूल इंजेक्टर्स इसमें लगेंगे क्योंकि वो भारी वाला इंजन तो आप लगा नहीं सकते, राइट। फ्यूल पंप असेंबली होगी, फ्यूल फिलर नेक होगा, फ्यूल टैंक होगा इसके अंदर, तो ये सब आराम से पढ़ लीजिएगा, आप ही के लिए लगाया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए और बढ़िया से नोट्स बनाइए। अगली स्टोरी पे चलते हैं, लैम्डा वेरिएंट। तो लैम्डा वेरिएंट जो है एक नया थ्रेड जो है इमर्ज होके आया है, अभी तक भारत में नहीं आया, तो अच्छी बात यह है, तो राहत की सांस ले लो आप लोग कि थैंक गॉड बच गए, लैम्डा वेरिएंट नहीं आया, वरना तो डेल्टा प्लस ने तो मतलब क्या ही कर दिया था। इस वेरिएंट की जो डोमिनेंसी है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ज्यादा देखी गई है, तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लैम्डा वेरिएंट के केसेस साउथ अमेरिकन नेशंस वगैरह में, पेरू वगैरह में देखिए कितने ज्यादा है, राइट। भारत में भी नहीं पाया गया तो बहुत अच्छी बात है और भगवान करे कि ना ही पाया जाए।
द स्ट्रेन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पेरू इन दिसंबर 2020। इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखेगा C.37, राइट। बहुत सारी बातें आपको इस वेरिएंट्स वगैरह से और कोरोना वायरस और इन सब चीज़ों से भी याद रखनी है। तो C.37 इज इट्स फॉर्मल साइंटिफिक नेम ऑफ लैम्डा वेरिएंट। WHO ने इसे डेजिग्नेट किया और बोला है कि ये 7वां और नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने पहले भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न के ऊपर बात की है। देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि ऐसे मतलब जेनेटिक चेंजेस जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये भाई देखो ये ट्रांसमिट करेगा, इससे बीमारी भी होगी, तो इस तरीके की चीजें आप जो बताएंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेके और पॉपुलेशन ग्रुप्स को अफेक्ट करेगा, तो वो है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। कंसर्न कब हो जाता है? जब ये एक लेवल और ऊपर हो जाता है कि मतलब सही में मौतें हो रही हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और इसको रिड्यूस करने के लिए मतलब एंटीबॉडीज को जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीज जब वो एक अलग ही रूप ले ले तो उसे बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। रोड अहेड क्या है कि इंडिया विच इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द डिबिलिटेटिंग सेकेंड वेव वुड नीड टू प्रोएक्टिवली वॉच आउट फॉर एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एनी न्यू वेरिएंट। तो जो सरकार है, सरकार में जो एक मंत्रालय है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको मिलकर काम करना चाहिए। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के साथ। इन दोनों को मिलकर किसके साथ काम करना चाहिए? तो भारत का जो इंसाकॉग है उसके साथ इनको काम करना चाहिए, जो काम करेगा वर्ल्ड वाइड GSAID के साथ, राइट। देखिए कितने सारे लोग इसमें काम करेंगे और मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके का कोई भी वायरस, क्योंकि वायरस तो बहुत ही मतलब टाइनीएस्ट क्रिएचर है, कैसे भी आ जाएगा, तो पूरी कोशिश करनी पड़ेगी साइंटिस्टों को, पॉलिसी मेकर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कि ये चीज़ें जो है भारत के अंदर ना आए। तो ये रोड अहेड है और इसके लिए भारत में मेडिकल रिसर्च को जो है बहुत बढ़ावा देने की ज़्यादा ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड और उनको सराहने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रोड अहेड था। लैम्डा वेरिएंट याद रखेगा, इसका फॉर्मल साइंटिफिक नेम याद रखेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्टोरी पे अगर हम चले तो अगली स्टोरी है हमारी ONDC। ONDC क्या है? ONGC नहीं बोला है मैंने, ONDC बोला है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो डिजिटल मोनोपोली ना हो इसके लिए जो DPIIT है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो डिवीजन है, जो बॉडी है, DPIIT ने हाल फिलहाल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो E-कॉमर्स प्लेसेस हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं, चाहे आप रिटेल के काम करते हो या मतलब आप कुछ बेच रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो सभी के लिए खुले हुए हैं। खरीदने वालों के लिए तो खुले ही हैं, जो बेच रहा है वहाँ पे जो E-कॉमर्स फर्म रन कर रहा है वो सभी, हर कोई कर सकता है, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, राइट। इसमें क्या होगा? द प्रोजेक्ट टू इंटीग्रेट E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थ्रू अ नेटवर्क बेस्ड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इसमें लगेगी। अब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए आपके पास फोन में जब एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का है ना एंड्रॉयड, तो वो एक ओपन सोर्स है, आप उसको मतलब कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी के लिए है। जबकि आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक क्लोज सोर्स है, राइट। मीनिंग, इसका मीनिंग यह है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते, जबकि एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, राइट, कैसे भी इसको मॉडिफाई कर लीजिए, किसी भी हार्डवेयर के साथ कर लीजिए, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि इस तरीके के प्रोग्राम में E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जो है वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में ढाला जाएगा, और इसमें जो काम करेगी वो कौन काम करेगी? तो भारत की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें जो है काम करेगी, क्योंकि QC होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते ही हैं जो प्रोडक्ट रेडी होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर रेडी हो रहा है तो उसकी QC ज़रूरी होती है, क्वालिटी चेकिंग एंड मैनेजमेंट। If the ONDC gets implemented and mandated, it would mean that all E-commerce companies will have to operate using the same processes. तो पूरे सभी के लिए सेम गाइडलाइन बनेगी। ONDC is expected to digitize the entire value chain, standardize operations, promote inclusions of suppliers, derive efficiency। तो ये इसके जो है कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा, राइट। रोड हेड क्या चीज़ है? तो भारत की जो E-कॉमर्स इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा अपवर्ड ग्रोथ देखने को मिला, और अभी आप जानते हैं कि लेटेस्ट यूनिकॉर्न्स कितने ज़्यादा एकदम से हमने देखे 2021 की शुरुआत में फटाफट लाइन से मतलब यूनिकॉर्न्स आ ही जा रहे थे, ये सारे के सारे E-कॉमर्स डिजिटल प्लेयर्स थे, एंड इज एक्सपेक्टेड टू सरपास द US टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट E-कॉमर्स मार्केट इन द वर्ल्ड बाय 2034। तो अमेरिका को हम इसमें 2034 में पछाड़ देंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि E-कॉमर्स फर्म में भारत की अपनी कोई ब्रांड नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। भारत का अपना ब्रांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अपना मार्केट इतना बड़ा है कि अगर हम उससे खुद ही नहीं कैप्चर कर पाए तो बाहर की कंपनीज करेंगी। अब इसमें की कंसर्न क्या होता है? मान लीजिए मैंने कोई E-कॉमर्स फर्म बनाया, तो ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं, यानी अमेजन वगैरह, ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि वो भारत के उस प्लेयर को ही खरीद लेते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको रन करते हैं। तो ये बहुत सारी इसमें जो दिक्कतें हैं जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है।
Propelled by the rising smartphone penetration, the launch of 4G networks and increasing consumer wealth, the Indian e-commerce market is expected to grow to $200 billion by 2026. राइट, तो ये लाइन तो ऐसे का ऐसे लिख लेना, बिल्कुल हर जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात जहाँ पे आएगी आप यहाँ पे वहाँ पे इस लाइन को लिख सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में अगर कुछ लिखना है मेंस के पेपर में तो ऐसे आपको ना टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे मेंस के लिए। तो मेंस पे जब हम कभी बात करेंगे तो फिर उसमें देखेंगे कि किस तरीके से टेम्पलेट्स को फॉर्म करना है, राइट। और ये कुछ इन्फोग्राफिक आपके लिए लगा दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में कितने यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। डिजिट, इनोवेकर, इंफ्रा मार्केट, 5 स्टार, मीशो, क्रेड, फार्मिजी, ग्रो, शेयर चैट, गपशप। अब ये सारे के सारे देख लीजिए किस किस सेक्टर में है और किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो दीज आर द यूनिकॉर्न्स इन द 2021। तो इसमें एक बहुत बड़ा अपवर्ड जो ग्रोथ देखने को मिला है। पोटेंशियल एंड चैलेंजेस यहाँ पर आपके लिए लगा दिए गए हैं, इसको भी आराम से पढ़ लीजिएगा। अगली स्टोरी और हमारी आज की फाइनल स्टोरी किंग कोबरा के ऊपर। तो जो है कोबरा महाराज, इनको पहले हम प्रणाम करते हैं। हाल फिलहाल इनका वैसे साइंटिफिक नेम है ओफियोफेगस हैना। हाल फिलहाल महाराष्ट्र के तिलरी में जो है ये देखे गए, कंजर्वेशन रिजर्व है वहां पर ये देखे गए। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ कंजर्वेशन रिजर्व? इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये जरा फटाफट लिख दो यार। एनवायरमेंट इकोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। दे आर वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक्स ऑन द प्लेनेट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल वेनमस स्नेक्स। तो बहुत जहरीले होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। इनमें जो न्यूरोटॉक्सिन, जो इनका जहर है, जिसको अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, इसकी वजह से ही जहर फैलता है। तो एक बार अगर ये किसी को काट ले तो 2/10 का मतलब आप समझ रहे हैं, 20%, 20% ऑफ फ्लूड आंस। तो जो न्यूरोटॉक्सिन है उसमें 20% जो है फ्लूड निकलता है, और वो इतना काफी है कि 20 लोगों को मार सकता है और एक हाथी को मार सकता है। तो इसके एक बार काटने से तो देखो बचना होगा। दे आर द ओनली स्नेक्स इन द वर्ल्ड दैट बिल्ड नेस्ट फॉर देयर एग्स। इकलौते ऐसे सांप हैं जो नेस्ट बनाते हैं, मतलब जो अपने अंडों को अपने पास संभाल के रखते हैं, और जब उसमें से हैजलिंग्स जब बाहर निकलते हैं तो फिर उनको फिर छोड़ देते हैं। ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट, प्लेन्स ऑफ इंडिया, सदर्न चाइना, साउथ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर कंफर्टेबल इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, बैम्बू थिकेट्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स, हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स एंड इन द रिवर। आईसीएन स्टेटस की जहां तक बात करें तो वर्ल्ड रिवर है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आते हैं, 1 में नहीं, ध्यान रखना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में ये आते हैं। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 इन सब का जो है आप ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया, ज्यादातर शेड्यूल 1 में आपको मिलेंगे, लेकिन शेड्यूल 2 वाले आप याद रखिएगा। तो कोबरा से रिलेटेड ये कुछ जानकारी थी। साथ ही साथ अभी नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आपको सारे नई मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स के नाम दिखा दिए जाएं ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें। तो प्रेस कम्युनिटी आपके लिए लगा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास ये सारी जो है पोर्टफोलियोज रहेंगी। और श्री राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अमित शाह, सारे मतलब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, आप आराम से इसको पढ़ के देख सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, राइट। इसके बाद श्री पशुपति कुमार पारस, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। गजेंद्र सिंह शेखावत रिटेन किए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो ये सारी जो है यहाँ पे मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके लिए लगा दिए हैं। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो रीशफलिंग हुई है इस पर सवाल जरूर आएगा और एक ऐसा नाम आपसे पूछा जाएगा जो आपको पता भी नहीं होगा, राइट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, श्री पशुपति कुमार पारस, तो कुछ ऐसे नाम हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव, इस तरीके के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आप जानते हैं, जैसे पीयूष गोयल, ये नाम तो आप जानते ही ना, तो ये पूछ के वो करेंगे क्या, राइट। ये तो सबका सही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो सारी एक बार स्टोरीज आपको फिर से दिखा देते हैं। हमारी पहली स्टोरी थी टेली लॉ प्रोग्राम, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, FFB, उसके बाद लैम्डा वेरिएंट, एंड देन फाइनली ONDC, एंड देन किंग कोबरा, राइट। पिछले सेशन के MCQs, भारत में दूसरा और वर्ल्ड में तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान। तो राजस्थान का नाम आप याद रखिएगा, राजस्थान में सेटअप होगा ये। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। तो इसमें जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन कब हुआ था मुझे बताइए, इसका गठन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, बहुत बार पूछा भी गया है वो। और साथ ही साथ इसके साथ CBSE ने भी इसमें कोलैबोरेट किया है। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट? तो नितिन गडकरी जी जो है ब्रांड एम्बेसडर खादी प्राकृतिक पेंट के बनाए गए हैं, राइट। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। हाल फिलहाल एल्सा न्यूज में देखा गया है, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये कोई एंड्रॉइड ऐप है, कोई डिजिटल पोर्टल है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, या फिर कोई ई-कॉमर्स फर्म है? क्या है एल्सा? दूसरा, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021, इसको होस्ट किसने किया?
इंडिया ने, यूएसए ने, इटली ने, यूके ने, किसने इसको होस्ट किया? अपने आंसर कमेंट थ्रेड में लिखे, पार्टिसिपेशन रखें। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर करना, दोस्तों को जितना हो सके बताना। भारत की जो रैंक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 आईटीयू में कितनी रैंक है ये आप मुझे बताइए। 4 ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे लगा दिए गए हैं, राइट। इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स 36 घंटे का आज है 8 तारीख और आज ही से जो है लॉन्च होने जा रहा है। अगर अभी तक भी एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10 तो बिल्कुल लाजवाब है। आइए रेगुलर स्टडी कीजिए और अपने आप को एक बिल्कुल इंक्विजिटिव माइंड बनाइए, राइट। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।